जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंटिंग टर्म के बारे में, जो कि हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था। यानी कि 26 नंबर की पॉइंट क्रेडिटर तक मैंने आपको बताया था कि क्रेडिटर क्या होता है। क्रेडिटर और डेबिटर तक मैंने पढ़ा था ना। देखिए अगला ऑप्शन आता है रिसेबल और पेबल्स। रिसेबल और पेबल्स में क्या अंतर है? रिसेबल का मतलब होता है प्राप्त करना और पेबल का मतलब होता है चुकाना। रिसेबल का मतलब होता है प्राप्त करना, रिसीव करना, और पेबल्स का मतलब होता है चुकाना। और रिसीबल में लिखा भी है कि जो पैसा हमें किसी अन्य बिजनेस से भविष्य में पाना है वह अमाउंट हमारे लिए रिसेबल कहलाता है। रिसेबल अमाउंट कहलाता है वह पैसा जो हमारे बिजनेस से भविष्य में क्या करना है, पाना है, तो उस अमाउंट को हम रिसेबल अमाउंट बोल सकते हैं। और अगला लिखा है पेबल्स, कह रहा है कि जो पैसा हमें किसी अन्य बिजनेस को देना है, अर्थात जो पैसा हमारे बिजनेस पर बकाया है, वह अमाउंट हमारे लिए पेबल अमाउंट कहलाता है। तो ऊपर आपका हो जाएगा किसके लिए, कस्टमर के लिए, और नीचे नीचे वाला आपका हो जाएगा सप्लायर के लिए। जैसे कस्टमर से पैसा हमको लेना होता है, पाना होता है, और अपने सप्लायर को पैसा देना होता है। तो जो पैसा हमको देना है उसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हम पेबल्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि आपने सामान खरीदा 10,000 रुपए का, और आपने 5,000 रुपया पेमेंट तत्काल कर दिया। शेष 5,000 रुपया जो आपकी लायबिलिटी का पैसा आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, वो पैसा आपके लिए पेबल कहलाएगा। आपके लिए क्या कहलाएगा, पेबल कहलाएगा। क्योंकि वो जब तक पैसा आप पेमेंट करेंगे नहीं तब तक वो पैसा कंप्लीटली जमा नहीं हो पाएगा। एक प्रकार का वो आपका कर्ज है। और वही अब पाना किससे होता है, तो पाना आपको कस्टमर से होता है। अपने कस्टमर को सामान उधार माल में बेच दिया, उधार सामान बेच दिया, तो उससे आपको पैसा रिसीव करना होता है, पाना होता है। तो उसको हम रिसेबल बोलते हैं। और जो पैसा आपको चुकाना होता है उसको हम पेबल बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब चलिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट अगला पॉइंट आपका आता है जर्नल। और जर्नल को हम हिंदी में बोलते हैं रोजनामचा। क्या बोलते हैं, रोजनामचा। और जर्नल होता क्या है, तो लिखा भी है कि जर्नल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने वाली एक ऐसी बुक है जिसमें हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। और मैंने जो है अकाउंटिंग के साइकिल में मैंने आपको जर्नल के बारे में पढ़ाया था। कि जर्नल के बारे में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो है हम किसी भी ट्रांजेक्शन को समझने के बाद उसकी एक जर्नल एंट्री करते हैं, मैंने बताया था ना। उसके बाद से उसकी लेजर पोस्टिंग होती है। तो जर्नल का मैंने हिंदी में बताया था कि जर्नल का मतलब होता है रोजनामचा, जिसमें हम डेट वाइज रिकॉर्ड अपना मेंशन करते हैं। जैसे आज आपका 20 जनवरी के डेट में सुबह से लेकर के आपने शाम तक कितना ट्रांजेक्शन आपने किया, किससे आपने माल खरीदा, किसको आपने माल बेचा, किससे आपने कितना पैसा प्राप्त किया, किसको आपने किसको पेमेंट दिया। ये सारा का सारा जो सुबह से लेकर शाम तक जो डेट वाइज हम रिकॉर्ड करते हैं, जो डेली की हमारी ट्रांजेक्शन होती है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम जर्नल वाउचर का ही हेल्प लेते हैं। उसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हम जर्नल एंट्री के नाम से जानते हैं। और उसको हम डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। और इसमें सिंगल बिजनेस ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं। अब ये नहीं कि कई सारा बिजनेस चला रहे हो और एक ही जर्नल बुक में सारा रिकॉर्ड करते जाइए, नहीं। सबका क्या होता है, अलग अलग डायरी होती है, सबकी एक बुक अलग अलग होती है। और यहाँ पे लिखा भी है, कह रहे कि जर्नल एंट्री को अकाउंट्स में क्लासिफाइड करते हैं। और कह रहे कि जर्नल बुक से ट्रांजेक्शन को क्लासिफाइड करने का यह प्रोसेस हमारा लेजर पोस्टिंग कहलाता है। जब हम सारे ट्रांजेक्शन एक जर्नल में हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो हम सारे जर्नल बुक्स से जो भी हमारे ट्रांजेक्शन हुए होते हैं उसका पूरा क्लासिफाई करने के लिए हम अलग अलग पार्टियों का लेजर करके, और तब हम अलग अलग पार्टियों का लेजर तैयार करके उसमें हम पोस्टिंग करते जाते हैं। जैसे अगर आपने किसी से गुड्स खरीदा होगा तो उस पार्टी का नाम कुछ होगा, उस पार्टी का नाम हम किस में बनाएंगे, लेजर में ही आके बनाएंगे। उस पार्टी का नाम क्या है, उस पार्टी का एड्रेस क्या है, उस पार्टी का मोबाइल नंबर क्या है, उस पार्टी का पिन कोड क्या है, वो हमारे लिए सप्लायर है कि कस्टमर है, ये सारा आपको एक लेजर बनाना होता है। और जब तक आप लेजर नहीं बनाएंगे तब तक आप उसकी एंट्री कैसे कर पाएंगे। इसलिए जर्नल में आप एक नॉर्मल तरीके से आप उसको मेंशन कर लेते हैं, और उसको आप क्या करते हैं, अलग अलग लेजर बना करके अलग अलग उसकी लेजर की पोस्टिंग करते हैं। जो आपने जो डेली वाइज रिकॉर्ड आपने जर्नल में तैयार किया है, उसी को डेट वाइज वाले रिकॉर्ड को मिला करके लेजर में हम पोस्टिंग करते जाते हैं। अब चलिए, अब इसके बाद से आता है लेजर। करे कि लेजर के बारे में बता रहा है कि जर्नल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने वाली एक ऐसी बुक है जिसमें हम जर्नल एंट्री को अकाउंट में क्लासिफाइड करते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया, जर्नल में क्या होता है,
रोज का रोज हम डेटा उसमें मेंशन करते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जिस पार्टी से हम जो भी ट्रांजेक्शन किए होंगे उस पार्टियों का हम अलग अलग लेजर तैयार करेंगे। अलग अलग लेजर तैयार करने के बाद जो पार्टी का होगा उसके हिसाब से हम उस ट्रांजेक्शन को उठाएंगे और उसके हिसाब से हम लेजर में पोस्टिंग करते चले जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम एक जर्नल तैयार करते हैं और जर्नल को तैयार करने के बाद जिस पार्टी से जो हम ट्रांजेक्शन किए होते हैं उसका अलग अलग लेजर बना करके उस पार्टी में हम पोस्टिंग करते जाते हैं। और कह रहा है कि यह प्रोसेस जो हम करते हैं उसको लेजर पोस्टिंग कहते हैं। यानी कि जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, कौन सा प्रोसेस, अरे जर्नल के ट्रांजेक्शन को मैंने उठाया और मैंने लेजर पोस्टिंग कर दिया, लेजर में ला करके मैंने पोस्टिंग कर दिया, तो इस प्रोसेस का नाम ही लेजर पोस्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, लेजर पोस्टिंग कहलाता है। अब इसके बाद से आता है अकाउंटिंग इक्वेशन। एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको बताऊं जर्नल में और लेजर में कैसे समझेंगे। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं, जैसे कि मान के चलिए हम मार्केट में जाते हैं तो एक झोला लेके जाते हैं ना, उसमें हम क्या करते हैं, तमाम प्रकार के प्रोडक्ट खरीदते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि आपका चीनी हो गया, आपका जो है चावल हो गया, या फिर मान के चलिए कि जो है आपका सूजी हो गया, ऐसे बहुत सारे मटेरियल हम खरीदते हैं ना। खरीदने के बाद क्या होता है, क्या उसके लिए हम अलग अलग झोला का इस्तेमाल करते हैं, एक ही झोले में पूरे पैकेट को बना करके और उसी झोले में स्टोर करके लेके आते हैं। तो जब हम किचन में आते हैं तो क्या होता है, अगर चीनी का है तो चीनी के डब्बे में डाल देते हैं, चावल है तो चावल को चावल वाले में रख देते हैं, दाल है तो दाल को दाल वाले में रख देते हैं। तो एक जो झोला आपने जिसमें बहुत सारी सामग्री को आपने स्टोर किया उसको हम जर्नल बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद से पूरे मटेरियल को, जिस मटेरियल को जहां पे मतलब रिक्वायरमेंट है उसमें आपने डाल दिया, लेजर पोस्टिंग बोल सकते हैं। क्लियर हुआ। तो मतलब एक छोटा लैंग्वेज में, मतलब एक छोटा एग्जांपल मैंने आपको दिया है ताकि जर्नल और लेजर में आपको समझ में आ सके। ठीक है। अब चलिए अगला ऑप्शन आता है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण। हम किसी भी अकाउंटिंग को करेंगे लेकिन इसके पहले ये जरूरी है कि पहले हम उसकी समीकरण को समझें। अभी तक तो हम लोग अकाउंटिंग टर्म के बारे में पढ़ रहे थे ना, अकाउंटिंग ही टर्म में आपका अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से भी आता है। अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग का समीकरण क्या होता है, तो देखिए बहुत इजी वे में लिखा हुआ है, द रिलेशनशिप बिटवीन एसेट्स लायबिलिटी एंड कैपिटल। बिटवीन का मतलब बीच का, ठीक है। रिलेशनशिप का मतलब जो रिलेशन है उनका, जो संबंध है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एसेट्स लायबिलिटी और कैपिटल, इन तीनों के बीच का जो संबंध है, कह रहा है कि कैन बी एक्सप्रेस, जिनको एक्सप्रेस किया जा सकता है फॉर्म एन इक्वेशन, किसी फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में, इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। इसे अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। मतलब आपके एसेट्स हो गए प्लस आपके लायबिलिटीज हो गए और प्लस आपके कैपिटल होंगे, इन तीनों के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें, इक्वेशन से। इसलिए इसे हम जो है अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से जानते हैं। और फिर लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग टू दिस इक्वेशन एसेट्स ऑफ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ इट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल ऑनर इक्विटी। यानी कि जो हमारे बिजनेस का क्या होता है, एसेट्स होता है, वो हमेशा बराबर होता है किसके, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। वो हमेशा बराबर होता है लायबिलिटी और कैपिटल के। आप इस तरीके से समझिए कि एसेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। मतलब आपका जो भी आपके बिजनेस में एसेट्स होगा उसके बराबर में आएंगे लायबिलिटी प्लस कैपिटल। मतलब लायबिलिटी प्लस कैपिटल को जोड़ दीजिए तो वो आपके बराबर आ जाएंगे किसके, एसेट्स के बराबर आ जाएंगे। और यहाँ पे लिखा भी है ऑनर इक्विटी का मतलब जो संबंधित होता है किससे, बिजनेस के ऑनर से, बिजनेस के मालिक से। लायबिलिटी किसके ऊपर लायबिलिटी आता है, बिजनेस के प्रोप्राइटर के ऊपर लायबिलिटी आता है। अरे वही तो कर्ज में है जो उधार सामान खरीदा है। और प्लस कैपिटल कौन लगाता है, बिजनेस का मालिक। तो इसीलिए इसको बोला गया है ऑनर इक्विटी। ये सब इक्विटी है किसके लिए, ऑनर के लिए है, बिजनेस के मालिक के लिए। और फिर कह रहा है कि इट इज आल्सो कॉल्ड बैलेंस शीट इक्वेशन। इसे हम बैलेंस शीट इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। और कह रहा है कि द अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यानी कि एसेट्स बराबर आपका होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यही आपका इक्वेशन होता है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। चलिए अगला आपका आता है कॉन्सेप्ट। क्या आता है, कॉन्सेप्ट। अभी तक तो हम लोगों ने, मान के चलिए हम लोगों ने जो समझा है उसको हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार का आपका क्या है, अकाउंटिंग टर्म है। अब जो आपकी सिलेबस स्टार्ट होती है वो है आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। मतलब आपकी अकाउंटिंग जो भी करना हो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम अकाउंटिंग
नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है ना? ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अवधारणा। मतलब अकाउंटिंग के कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, तो इसमें पहला आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? मात्रक, मापना, यही होता है ना मेजरमेंट। करे कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, हम अपनी बिजनेस में मनी को कैसे मेजर करते हैं, मनी को कैसे प्राप्त करते हैं, मनी को कैसे मापते हैं। कब हम मानेंगे कि हमारे बिजनेस में जो है मनी रिसीव हो रहा है, मनी प्राप्त हो रही है, उसको हम मेजर कैसे करेंगे? तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन को एक कॉमन यूनिट से मेजरमेंट किया जाता है। एक कॉमन इनपुट का मतलब वह यूनिट जो हमेशा सब में कॉमन हो। तो कह रहा है कि जिसे मनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मनी कहा जाता है। यानी कि अपने बिजनेस में, अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन में एक कॉमन यूनिट जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं, उसका नाम ही मनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मनी कहा जाता है। और कह रहा है कि ऐसे ट्रांजेक्शन जिसे मनी के रूप में एक्सप्रेस किया जा सके, कह रहा है कि एक्सप्रेस किया जा सके या मेजरमेंट किया जा सके, उसे ही बिजनेस ट्रांजेक्शन माना जाएगा और बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। नहीं समझे? जैसे यहां पे बताया जा रहा है कि ऐसे ट्रांजेक्शन जिसे मनी के रूप में एक्सप्रेस किया जा सके या मेजर किया जा सके, प्राप्त किया जा सके, किसके रूप में? मनी के रूप में। तो कह रहा है कि उसे ही बिजनेस ट्रांजेक्शन माना जाएगा और बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। आपने 10 रुपए का किसी को सामान बेचा, किसको बेचा? उस पार्टी का नाम होगा। क्या उससे पैसा प्राप्त हुआ? मेंशन करेंगे, मेंशन करेंगे। क्यों? क्योंकि मनी रिसीव हो रहा है ना। कोई प्रोडक्ट सेल करेंगे तो पैसा आएगा ना। तो जब मनी रिसीव होगा तो हमारे व्यापार के लिए मनी आ रहा है ना। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में चला जाता है। इसको कॉमन यूनिट में इसीलिए रखा गया है क्योंकि किसी भी बिजनेस का मेन उद्देश्य यही होता है, मनी कमाना, धन कमाना। अगर हमारे बिजनेस में धन ही नहीं आएगा तो फिर बिजनेस करने का कोई मतलब है? अगर हमारे बिजनेस मैंने कर दिया, सुबह मैंने दुकान ओपन कर दिया और हमारे पास आज का डेट पता नहीं कौन सा है कि खाली कस्टमर आ रहे हैं, केवल पूछ करके चले जा रहे हैं, ये प्रोडक्ट कितने रुपए का है? हाँ तो 100 रुपए का है। ठीक है, रखिए, कल हम आके लेके जाएंगे। फिर दूसरा कस्टमर आया, फिर पूछा कि भैया ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग रहा है, कितने रुपए का है? तो 200 रुपए का है। फिर चला गया, वो खरीदा ही नहीं। तो क्या आप उसको कुछ मेंशन करेंगे? कुछ उसका रिसिप्ट आप निकालेंगे? क्या निकालेंगे जब मनी ही नहीं दिया तो? जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, आपने इंस्टीट्यूट में बहुत सारे बच्चे एडमिशन के लिए आए, 4 बच्चे साथ एडमिशन लेने के लिए आए कि चलते हैं गायत्री इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं। ठीक है, चारों बच्चों ने कोर्स के बारे में समझ लिए। किसी को पसंद आया एडीएफए, किसी को पसंद आया डीसीए, किसी को पसंद आया एडीएफए और किसी को पसंद आया ट्रिपल्स। चारों लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोर्स के बारे में पता किए, लेकिन 2 स्टूडेंट ऐसा निकल गए, सर अभी कर दीजिए मेरा रजिस्ट्रेशन, अभी मेरा एडमिशन कर दीजिए, अभी मेरा एडमिशन कर दीजिए। लेकिन 2 बच्चे ऐसे निकल गए जो बोले कि सर अब हमारे पास पैसे की प्रॉब्लम्स है और सर हम 2 दिन के बाद एडमिशन कराने आएंगे। तो आप रसीद किसका बनाएंगे? जो 2 लोगों का फीस जमा हुआ है। क्यों? मनी उसी से तो प्राप्त हो रही है, बिजनेस में आमदनी उसी से हो रही है ना। उसका नाम पूछेंगे, उसके पापा का नाम पूछेंगे, बैच कोड अलॉटमेंट करेंगे, मोबाइल नंबर पूछेंगे, पूरा डिटेल भरेंगे किसका? जो एडमिशन लिया है, जो सेटिस्फाइड होकर के गया है। हो सके कि पटना में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, किसी के पास भी जाकर के एडमिशन ले सकता है, लेकिन वो हर जगह पता करेगा क्योंकि उसका काम ही है पता करना। वो एजुकेशन नहीं दिखेगा कि एजुकेशन बेहतर कहाँ मिल रहा है, लेकिन हर जगह पता करेगा वो। लेकिन इसमें यही बताया जा रहा है कि इंप्लाई के सर्टिफिकेशन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। देखिए बुक में, इंप्लाई के सर्टिफिकेशन को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। मतलब हमारे वहां से इंप्लाई संतुष्ट होके जाए, उसका रिकॉर्ड हम तैयार नहीं कर सकते हैं। जो हमारे बिजनेस में कुछ दे के जाए उसी का रिकॉर्ड करेंगे, सर्टिफिकेशन को हम अपने बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। वो सेटिस्फाइड होकर के गया है, हो सके कि कल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। फोन करेंगे तो तमाम प्रकार का रीजन बताएगा कि क्या करें सर, हमारे पास पैसा था लेकिन उठ गया। संतुष्ट होकर के गया है, लेकिन वो बाद में एडमिशन करा भी सकता है, नहीं भी करा सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो जिससे एडमिशन हो गई, जिसकी एडमिशन अपनी संस्था में हो गई, उसी का हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसी का पूरा डिटेल सबमिट करेंगे, उसी का पूरा डॉक्यूमेंट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि मनी उसी से प्राप्त हो रही है ना।
तो ये आपकी बिजनेस की पहला कॉन्सेप्ट होता है जो बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट है। और ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप बिजनेस के ट्रांजेक्शन को नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे लिखा भी है, कह रहा है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन माना जाएगा जिसे हमको एक्सप्रेस किया जा सके, मेजरमेंट किया जा सके, उसे ही बिजनेस ट्रांजेक्शन माना जाएगा और बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे कोई सेल्समैन किसी पार्टिकुलर दिन में कितने अमाउंट का गुड्स सेल करता है, केवल इस अमाउंट को ही बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जा सकता है, जबकि इंप्लॉय सर्टिफिकेशन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। जैसे हमारे हमारे दुकान पे मान के चलिए कि 4 कस्टमर ऐसे आए जो पूछे कि भैया हमको कीबोर्ड लेना है। क्या लेना है? कीबोर्ड लेना है। तो उसमें से 2 कस्टमर को कीबोर्ड अच्छा लगा, क्वालिटी भी अच्छा लगा, क्वांटिटी भी अच्छा लगा, प्लस रेट भी अच्छा लगा। तो 2 जो है कस्टमर ने क्या कर लिया, कीबोर्ड खरीद लिया जो भी रेट उन्होंने दिया। और 2 कस्टमर ये बोल रहे हैं कि नहीं भैया हम बाद में आएंगे तो आपकी दुकान से ले जाएंगे, आप सेव करके रखिएगा। तो 2 बच्चों का हम क्या करेंगे, रिसिप्ट तैयार करेंगे, उसके नाम से हम इनवॉइस तैयार करेंगे, उसके नाम से हम क्या करेंगे, रिसिप्ट निकाल करके उसको हम देंगे कि उस कीबोर्ड में कितना रुपये आपने जीएसटी दिया है, क्या क्वांटिटी में आपने लिया है, आपका क्या नाम है, वो पूरा सिग्नेचर करके हम देते हैं ना उसी का। क्यों? क्योंकि उससे हमको मनी प्राप्त हुआ। ठीक है ना? इसमें सीधा सीधा बोला जा रहा है कि एम्प्लॉय के सर्टिफिकेशन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। सेटिस्फाइड है वो आपके दुकान पे पुनः दोबारा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। इसलिए अगर आएगा जब सामान हम उसको सेल करेंगे, जब उससे मनी प्राप्त करेंगे, तब उसका रिकॉर्ड मेंशन करेंगे, अदरवाइज पहले हम उसका रिकॉर्ड मेंशन नहीं करेंगे। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? चलिए, सेकंड आता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस को एक एंटिटी के रूप में देखा जाता है जो कि अपने ऑनर से बिल्कुल अलग एंटिटी है। और इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस एक अलग एंटिटी है और उसका मालिक भी एक अलग एंटिटी है। हम हमेशा ही इन दोनों को अलग अलग मान करके ही, अलग अलग एंटिटी मानकर ही अकाउंटिंग करेंगे। मतलब बिजनेस का जो प्रोप्राइटर होता है, बिजनेस का जो मालिक होता है, वो हमारे बिजनेस का एक अलग एंटिटी हो गया और हमारा बिजनेस अलग एंटिटी हो गया। पूंजी लगाने का काम प्रोप्राइटर ही किया, लेकिन इसमें 2 एंटिटी तैयार हो गया, एक उसका बिजनेस और एक खुद का कैपिटल, उसका प्रोप्राइटर। एक बिजनेस का मालिक उसको अलग एंटिटी मानेंगे और अपनी बिजनेस अलग एंटिटी मानेंगे। दोनों लोगों को अलग अलग एंटिटी मान करके ही अपनी बिजनेस में हम अकाउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन लगाया कौन पूंजी? प्रोप्राइटर ही तो लगाया, लेकिन प्रोप्राइटर अलग एंटिटी हो गया और उसका बिजनेस आपका अलग एंटिटी हो गया। इन दोनों को हम अलग अलग मान करके ही अपनी बिजनेस में अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है? वो भले से प्रोप्राइटर लगाया मतलब उससे नहीं है, बिजनेस का प्रोप्राइटर एक अलग एंटिटी हो जाता है और आपका बिजनेस अलग एंटिटी हो जाता है। चलिए, अगला लिखा हुआ है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? तो कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम यह मान करके अकाउंटिंग करेंगे कि हमारा बिजनेस एक लंबे समय तक चलता रहेगा तथा बिजनेस वो निकट भविष्य में बंद करने की कोई संभावना नहीं। समझ में आ रहा है ना? देखिए, अगर आप पढ़ेंगे तो पूरी अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा, नहीं पढ़ेंगे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत इजी वे शब्दों में लिखा हुआ है। इस पे आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि टाइम आपको देना पड़ेगा। सोचिए, शुद्ध हिंदी लैंग्वेज में लिखा गया है। इंग्लिश में अगर रहता तो कंफ्यूजन रहता भी आपको, लेकिन टोटल आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके लिखा गया है और एकदम साफ साफ शब्दों में लिखा गया है। इसमें बताया जा रहा है कि गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम यह मान करके अकाउंटिंग करेंगे कि हमारा बिजनेस एक लंबे समय तक चलता रहेगा तथा बिजनेस को निकट भविष्य में बंद करने की कोई संभावना नहीं होगी। अगर हम पहले ही मान लें कि नहीं हम बिजनेस नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं ऐसे बिजनेस 10 लोगों का और चल रहा है, तो कर पाएंगे? आप बिजनेस में आगे बढ़िए, हो सके कि कंपटीशन में आप जीत गए। ऐसा भी तो होता है, बहुत सारी दुकानें होती हैं लेकिन कस्टमर वहीं ज्यादा मात्रा में आते हैं जिसकी सब कुछ रेट वगैरह सब कुछ सही रहता है। सही है कि गलत है? दुकानें बहुत सारी होती हैं लेकिन कस्टमर वही जाना पसंद करता है जहां वहां उसकी बात व्यवहार सब अच्छी लगती है, क्योंकि कस्टमर क्या होता है, स्वतंत्र होता है, कहीं भी जाके सामान खरीद सकता है। कस्टमर आपके पास में नहीं है कि आप ही की दुकान पे आएगा, वो किसी की दुकान पे भी जा सके खरीद सकता है।
उसको क्वालिटी बेहतर मिलना चाहिए प्लस डिस्काउंट मिलना चाहिए, दो ही चीज मांगता है। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो उसके पीछे बस एक ही रीजन रहता है कि हम अपने बिजनेस को लंबे समय तक लेके जाएंगे और निकट भविष्य में बिजनेस को बंद करने की कोई रिक्वायरमेंट ना आए। अगर हम पहले ही मान लें कि हमारा बिजनेस 1 साल चलेगा, 2 महीना चलेगा, बंद कर देंगे, तभी तो बिजनेस हम नहीं कर पाएंगे। तभी तो हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे ना। अरे ये बहुत मजबूत है, नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, गारंटी है। बहुत मोटा मोटा सरिया लगा हुआ है इसमें। देखिए कह रहा है, इस कॉन्सेप्ट आपका यही कह रहा है कि जो हमारे बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होते हैं, यानी कि जब हम बिजनेस करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो ये चीज मान करके हम करते हैं कि हमारी बिजनेस एक लंबे समय तक जाएगा, यानी कि निकट भविष्य में बंद करने की कोई जरूरत नहीं आएगी। और कह रहा है इसे कंटिन्यू ऑफ एक्टिविटी कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। मतलब अगर आपसे ये कहा जाए कि गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम क्या है, तो आप बता सकते हैं कि कंटिन्यू ऑफ एक्टिविटी कॉन्सेप्ट। मतलब एक प्रकार का ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कंटिन्यू चलता है, ये हमेशा चलता है, ये आपका कॉन्सेप्ट कभी बंद नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे कि यदि कोई कंपनी किसी प्लांट या मशीनरी को बनाने में लगने वाली लागत को सेम ईयर को ध्यान में रख करके नहीं बनाया जाता है, बल्कि यह अज्यूम करके बनाया जाता है कि इस प्लांट या मशीनरी का प्रयोग बिजनेस द्वारा लंबे समय तक किया जाएगा। जैसे कि अगर हम जो है कोई प्लांट या मशीनरी अपने बिजनेस में बैठवाते हैं, या मान के चलिए कि ऐसे बहुत बड़े बड़े प्लांट लगते हैं, उस प्लांट को यह एज्यूम करके बनाया जाता है कि ये प्लांट में हमारा बिजनेस लंबे समय तक काम में आएगा, अगर कोई दिक्कतें आती हैं तो आप उसकी रिपेयरिंग करवा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? कि अब ऐसा है कि इस प्लांट को हटवाइए, दूसरा प्लांट बैठवाइए, प्लांट तो वही रहता है ना। अगर कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है तो उसको आप रिपेयरिंग करा सकते हैं, लेकिन मेन मुद्दा क्या होता है कि इस प्लांट से, इस मशीनरी से हम अपना व्यापार लंबे समय तक लेके जाएंगे। समझ में आ रहा है ना कि उसको निकट भविष्य में बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं आएगी। तो इसको हम बोलते हैं गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट के नाम से। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? मैंने बोला था ना कि आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही कि आप लोग बोलते नहीं है। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन दिया है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट मतलब क्या होता है? लागत। कै रुपया लगा है, कै रुपया लागत लगा है। नहीं बोलते हैं कि भैया आप जो ये बिजनेस स्टार्ट किए हैं इसमें कितना कॉस्ट आपका लगा होगा, ऐसे बोला जाता है ना। कॉस्ट का मतलब होता है लागत, मतलब कितना पैसा जो है मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, कितना पैसा मैंने लगाया है, उसी को हम कॉस्ट के नाम से बोलते हैं, जिसको शुद्ध लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं लागत, कुल मूल्य, कुल लागत। ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, तो देखिए इसमें बताया जा रहा है कि इसे हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। ठीक है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। और कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम किसी भी एसेट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी ओरिजिनल कॉस्ट मान करके ही रिकॉर्ड करते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट, कितना रुपया मैंने खर्च किया था, कितना रुपया मैंने कोई प्रोडक्ट मैंने खरीदा था, वही उसकी ओरिजिनल कॉस्ट मान करके ही हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया है कि यदि हमने अपने किसी फर्नीचर को 50,000 रुपये में खरीदा है, कितने रुपए में, 50,000 रुपये में। जैसे अपनी बिजनेस में मैंने कोई फर्नीचर खरीदा 50,000 रुपया में, तो अगर हम 2 साल बाद भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर उसकी ओरिजिनल कॉस्ट यानी कि 50,000 में ही रिकॉर्ड करेंगे। अब यानी कि आपने 50,000 में खरीदा और 2 साल 4 साल बाद आप उसको बढ़ा करके 1 लाख रुपया लिख दे, नहीं नहीं ऐसा नहीं, उसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट के नाम से नहीं जाना जाएगा। ओरिजिनल कॉस्ट वही माना जाएगा जितने में आपने परचेज किया हुआ है। अगर 50,000 में खरीदे हैं तो 2 साल बाद नहीं, 4 साल बाद भी अगर आप उसको मेंशन करेंगे तो 50,000 ही लिखेंगे, वो भले से। और वो आपके फर्नीचर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि छोटा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कि मान के चलिए कि आपने मोटरसाइकिल खरीदा किसी से 40,000 रुपए में 2020 में, या 2023 में ही मान के चलिए, 2023 में आपने किसी से मोटरसाइकिल खरीदा 40,000 रुपए। तब ऐसा नहीं कि 2026 में आप उसकी बुक्स आप ओरिजिनल एंट्री करेंगे तो उसमें नहीं, उसमें 80,000 आप मेंशन कर देंगे, उसको 40,000 में ही मेंशन करेंगे। हाँ वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। अगर प्रोडक्ट आपका सेफ है तो उससे ज्यादा भी पैसा आपको मिल सकता है, लेकिन तब जब आपका सेफ रहेगा सामान तक, या उससे कम भी तो मिल सकता है। 40,000 में आपने खरीदा, हो सके कि आपकी 20,000 रुपया मिले, लेकिन
ओरिजिनल एंट्री हम 40,000 ही दिखाएंगे। अगर हमको किसी से बताना भी होगा, जैसे क्या होता है, खरीदा हुआ मूल्य बहुत किसी से हम नहीं बताते, जो बहुत क्लोज होता है उससे हम बताते हैं कि अरे यार देखो ना, मैंने बाइक 40,000 में खरीदा था और 2 साल बाद मैंने 80,000 में बेच दिया या 60,000 में मैंने बेच दिया। लेकिन ओरिजिनल कास्ट ही हम उसको बताते हैं, क्योंकि उसी से पता चलता है कि आपने प्रॉफिट कमाया कि लॉस कमाया। पहले ही बता दीजिए कि 80,000 में मैंने खरीदा, 40,000 में मैंने बेच दिया। समझ में आ रहा है ना? तो ये जांच करने के लिए 2 साल 3 साल 4 साल बाद भी अगर आप बुक्स आप ओरिजिनल एंट्री मानेंगे तो आपका 40,000 ही मेंशन होगा। इसलिए एक एग्जांपल देकर के समझाया गया है कि अगर आप फर्नीचर को 50,000 में खरीदते हैं तो 2 साल बाद भी अगर आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे तो ओरिजिनल कॉस्ट यानी कि 50,000 ही रिकॉर्ड करेंगे। भले से वो आपका फर्नीचर सही है, अगर आप किसी और से बेचते हैं तो उसकी ज्यादा मूल्य मिल जाए वो तो बात अलग की बात है, लेकिन जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे उसका तो उसमें 50,000 ही मेंशन करेंगे। अब चलिए, अब इसके बाद से आता है अगला कॉन्सेप्ट आपका, वो है आपका ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? तो कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार, कह रहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन में दो पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं। और कह रहा है कि पहला पक्ष डेबिट होता है और दूसरा पक्ष आपका क्रेडिट होता है। और कह रहा है कि डेबिट पक्ष की टोटल वैल्यू क्रेडिट पक्ष की टोटल वैल्यू के बराबर होती है। जैसे when we purchase goods for cash, it receive goods of some value and give cash to equal value। यहां पे दिया हुआ एक एग्जांपल, when we purchase goods for cash, जैसे कि जब हम किसी गुड्स को कैश के रूप में खरीदते हैं, जब हम किसी गुड्स को कैश के रूप में खरीदते हैं तो कह रहा है कि जितना हमको गुड्स रिसीव होता है, जितना हमको गुड्स प्राप्त होता है वैल्यू देने के बाद, उतना ही इक्वल, उतना ही के बराबर हमको कैश भी पेमेंट करना होता है। समझ में आ रहा है ना? अगर 70 रुपए का मैंने कोई सामान खरीदा है तो जितना सामान आपके पास आ रहा है उतना मूल्य भी आपको देना पड़ता है। यानी कि डेबिट का पक्ष बराबर आपका क्रेडिट का पक्ष होता है। जब तक ये दोनों बैलेंस हमारा मतलब इक्वल नहीं होगा तब तक ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं होता। चलिए, अब इसके बाद से आता है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। कह रहा है कि इसे टाइम इंटरवल कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, जिसके अनुसार सभी बिजनेस इंटरप्राइजेस को एक निर्धारित समयांतराल के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना होता है। और इस कॉन्सेप्ट के अनुसार अकाउंटिंग पीरियड को अपेक्षाकृत शॉर्ट ईयर या क्वार्टर में रखना चाहिए, जिससे कि बिजनेस की परफॉर्मेंस को आसानी से मेजर और कंपेयर किया जा सके। इसमें दो ऑप्शन आपका आता है, दो बिजनेसमैन को आप ले लीजिए। एक बिजनेसमैन ऐसा है जिसके पास पूंजी बहुत ज्यादा मात्रा में, एक बिजनेसमैन ऐसा है जिसके पास पूंजी ज्यादा मात्रा में, तो वो अपने बिजनेस में कैपिटल ज्यादा मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया, ज्यादा मात्रा में लगाया। और एक ऐसा बिजनेसमैन है जिसके पास पूंजी बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं। तो दोनों में समझिएगा अंतर। तो जैसे कि मान के चलिए कि मैंने आपको बताया भी है कि जो अपने बिजनेस का जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसको बताया गया है 1 अप्रैल को हमारा फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट होता है और 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर हमारा एंड होता है। तो जो बड़े लेवल के बिजनेसमैन होते हैं वो अपनी बिजनेस में ये प्रॉफिट एंड लॉस को केयर करने के लिए, जानकारी करने के लिए और अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस की जानकारी करने के लिए, कंपेयर तुलना करने के लिए अपना 31 मार्च को रिपोर्ट बनाते हैं कि एक साल के मतलब जो हमारा बिजनेस 1 साल तक चला है उस बिजनेस की परफॉर्मेंस हमारा क्या है, बिजनेस हमारा किस ट्रैक पे गया हुआ है, प्रॉफिट की तरफ गया हुआ है कि लॉस की तरफ गया हुआ है। लेकिन जिसके पास उतना मूल्य ही नहीं है, जिसके पास उतना कैपिटल ही नहीं है, अगर वो एक ही बार 1 साल पे निकालेगा तो पता ही चलेगा कि अगर 50,000 रुपए का लॉस हुआ तो वही उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। ऐसा प्रॉब्लम होता है कि नहीं होता है? और वही अगर क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 3 महीने में एक बार, अप्रैल मई जून 3 महीने का एक बार, या जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का एक बार अगर वो रिपोर्ट निकालता है तो अगर बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं है और फिर भी वो 3-3 महीने पे अगर ट्रैक करके चलता रहता है तो भी अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से हैंडल करके लेके चला जाए। अगर 3 महीने में अगर उसकी कुछ लॉस भी होती है तो भी वो दिमाग लगा करके चाहेगा तो अपने बिजनेस को प्रॉफिट की तरफ लेके जा सकता है। लेकिन कब? तो जब 3 महीने के बाद रिपोर्ट बनाएगा तब। नहीं तो पता ये है कि उसके बिजनेस में बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं है और एक ही साल पे बना रहा है तो पता ये चलेगा कि उसका बिजनेस हमेशा लॉस में ही जाएगा। ये दिक्कत हो सकती है उसके लिए। इसलिए इसमें बताया गया है कि ये जो हमारा शॉर्ट टर्म इसलिए लिया गया है, शॉर्ट डेट इसलिए लिया गया है क्योंकि 3 महीने पे भी आप चेक कर सकते हैं और 1 साल पे भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन इसका वजह क्या होता है, क्यों चेक करते हैं?
तो बिजनेस की परफॉर्मेंस और कंपेयर करने के लिए कि पहले हमारे बिजनेस में क्या था और इस समय हमारे बिजनेस में क्या स्थिति है, हम आसानी तरीके से ये पता लगा सकते हैं। तो चलिए यहीं तक रहने दे रहे हैं, शेष हम लोग ऑब्जेक्टिव एविडेंस से पढ़ा जाएगा, ठीक है।